बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और आईसीसी वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मैच खेला जा रहा है। बड़ा दिलचस्प मैच है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच भी दोनों टीमों के लिए है, क्योंकि दोनों टीमें आगे पीछे पॉइंट्स टेबल पर नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो जहाँ पर जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए इस मैच में 357 रन स्कोर किए है, 358 रन का टारगेट दिया है। गो कि इस मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीता और न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को बैटिंग करने की दावत दी। 2 सेंचुरियाँ जनूबी अफ्रीका की जानिब से स्कोर हुई हैं और लास्ट टाइम अगर देखें तो इनिंग को फिनिश करने में बड़ा अहम किरदार मिलर का रहा, जिन्होंने 30 बॉलों पर 53 रन की शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी है। इस मैच पे भी बात करेंगे। और कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी। फ़खर जमान थोड़े थोड़े फॉर्म में ज़रूर आए, 81 रन की इनिंग खेली, उनका भरपूर तौर पर साथ दिया अब्दुल्ला शफीक ने, जिन्होंने 68 रन की इनिंग खेली इस मैच में। पाकिस्तान ने एक उम्मीद की किरण तो कम से कम इस टूर्नामेंट में अभी बाकी है पाकिस्तान की सेमीफाइनल खेलने की, वो क्या कुछ होता है उस पर भी बात करेंगे। आज अपने शो में हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और विन स्ट्रीम के सर रियाजुद्दीन साहब हैं, उनके साथ मोहम्मद अली साहब है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। तो यकीनन आज के मैच पे और कल पाकिस्तान ने जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी हासिल की उस मैच पे भी बात करेंगे। सबसे पहले आज के मैच, क्योंकि इस वक्त जारी है और न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग कर रही है, उसे 358 रन का टारगेट चेस करना है, इस पर बात कर लेते हैं। रियाज साहब, आज के मैच पे पहले बात कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान के मैच की तरफ चलते हैं जो कल पाकिस्तान ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस मैच को कैसा देख रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का इस मैच में। और जहां पर हम देखें तो जनूबी अफ्रीका ने सिवाय इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस के तमाम ही मैचेस में 300 प्लस रन स्कोर किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, अगर इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो इन्होंने जो है तमाम मतलब मिला के, चाहे उसमें बायलैटरल सीरीज़ भी मतलब शामिल हैं और दूसरी भी मतलब मैचेस शामिल हैं, 71 मैचेस इन्होंने दोनों ने खेले हैं, जिसमें से 41 मैचेस जो हैं वो जीते हैं साउथ अफ्रीका ने और 25 मैचेस जीते हैं, यानी 25 मैचेस ये न्यूजीलैंड ने जीते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो टोटल 6 मैचेस हुए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका ने अनफॉर्चुनेटली 2 मैचेस जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 6 मैचेस जीते हैं। और अगर दूसरी तरह से इन दोनों टीमों का मवाजना करें तो वर्ल्ड कप की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हाईएस्ट स्कोर जो है वो साउथ अफ्रीका का वो है जनाब 299 रन्स ये न्यूजीलैंड ने किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर है। और कम से कम स्कोर जो किया है इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो 177 रन्स किए हैं। इसी तरह से साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हाईएस्ट स्कोर किया है वो 306 रन्स किए हैं वर्ल्ड कप में, और कम से कम जो है वो साउथ अफ्रीका ने 172 रन स्कोर किए हैं। तो अगर ये सारी स्टैटिस्टिक देखें तो मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पे अगर देखें वर्ल्ड कप से थोड़ा सा हट के तो साउथ अफ्रीका का जो है पल्ला भारी है। और इस वक्त जो सिचुएशन हो गई है मतलब पाकिस्तान के शायकीन के हवाले से, तो वो भी यही चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो जीते ताकि उसके अच्छे असरात जो है पाकिस्तान की टीम पे आएँ। लेकिन आज जब साउथ अफ्रीका की टीम आई थी और डी कोक और डोसन खेल रहे थे तो लग ऐसा रहा था कि ये जो है मतलब शुरू में बड़े अच्छे मतलब रन्स बनाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की विकेट जो थी वो शायद बैट्समैनों को उस तरह से सूट नहीं कर रही थी जिस तरह से करना चाहिए था, जिसके नतीजे में जो एक्सपेक्टेशन थी रन रेट की वो मतलब नहीं कर सके। और अंदाज़ा ही लगाया जा रहा था कि कम से कम साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 400 के करीब रन्स जो है स्कोर करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और ज़ाहिर है 357 रन्स बनाए, 4 खिलाड़ी इनके आउट हुए। इसी तरह अपने डी कुक ने 114 रन्स बनाए, हालांकि उन्होंने भी जो है 116 गेंदों का मतलब इस्तेमाल किया जो कि उनके मिजाज के बरक्स था। हालांकि जो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं वो तो उनका रन रेट बहुत ज़्यादा होता है। डूसन जो है उन्होंने 133 रन बनाए 118 बॉलों पे, लेकिन जो आपने अभी कहा डेविड मिलर ने, उन्होंने कमाल कर दिया। हालांकि उन्होंने तो सिर्फ 53 मतलब रन्स बनाए, लेकिन ये कि उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों पे जो है ये 50 रन्स बनाए। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट में आके फिर उनके जो बैट्समैन थे जनूबी अफ्रीका के, उन्होंने एक निस्बतन बेहतर मतलब एक मुजाहरा किया। अगर आप बॉलिंग की बात करें तो टिम साउथी जो थे वो ख़तरनाक मतलब साबित हुए, मतलब 77 रन तो दिए लेकिन उन्होंने 2 आउट किए। इसी तरह अपने ट्रेंट बोल्ट, उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया, 49 रन उन्होंने दिए। लेकिन सबसे जो महंगे बॉलर पड़े हैं वो निशम पड़े हैं जिन्होंने 1 विकेट ली और 69 रन। तो ये तो
मतलब सूरत हाल है। लेकिन जो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जैसे एक खिलाड़ी जो है वो आउट हो गया है, तो लगता ये है कि वैसे तो विकेट जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बैट्समैनों के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों टीमों के मैच जो है ना वो फोटो फिनिश होगा और दोनों टीमें इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। जब जहाँ तक मतलब ये कि कल के मैच का ताल्लुक है बांग्लादेश के और पाकिस्तान के, तो 204 रन जो बांग्लादेश ने बनाए, तो हम ये समझते थे कि बांग्लादेश की टीम जो है उसके बैटर जो हैं वो निस्बतन ज़्यादा रन्स बनाएंगे। लेकिन हमारे बॉलर्स ने कल मैं ये समझता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी। ख़ास तौर से शाहीन शाह अफरीदी ने और उनके साथ दिया वसीम ने, ये तीन मतलब ये कि आउट किया, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब बॉलिंग थी। बहुत ही मतलब डिसिप्लिन बॉलिंग की हमारे बॉलर्स ने, विकटों पे की, जिसके नतीजे में हमें कामयाबी नसीब हुई और हम जो है 204 रन्स पे उनको आउट करने में कामयाब रहे। लेकिन महमूदुल्लाह की आप तारीफ़ करेंगे जिन्होंने इससे कबल भी सेंचुरी बनाई थी, एक और मैच में उन्होंने 57 रन बनाए। लिट्टन दास जो इनके अच्छे बैट्समैन हैं उन्होंने 45 रन बनाए। शकीब अल हसन जो कप्तान है और इससे पहले ज़ाहिर है वो मैच नहीं खेल सके थे, अनफिट हो गए थे, उन्होंने 43 रन बनाए। लेकिन हम फ़खर जमान को दाद देंगे जिन्होंने इतने मैचेस जो है बाहर बैठ के देखे और वो अनफिट भी उनके मुतालिक सुना गया था कि वो अनफिट हैं और वो नहीं खेल रहे। बहरहाल ये कि चूँकि इंज़मामुल हक वहाँ गए थे तो इमामुल हक ने तो खेलना ही था। तो मैं ही समझता हूँ कि 81 रन उन्होंने शानदार किए और उन्होंने कम बैक किया और उनको एक जो लाइफ लाइन मिली है, तो अब ये है कि आइंदा भी वो परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद अली साहब है क्योंकि मैच इस वक्त जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का खेला जा रहा है। साथ साथ अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट की, तो पाकिस्तान ने कल अपना 4 मैच की शिकस्त के बाद कल बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी का सहरा कुछ फ़खर जमान पे जाता है, कुछ इस वक्त ICC रैंकिंग में बॉलिंग में जो है शाहीन शाह आफरीदी के जाता है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज़्यादा हाई विकेट टेकिंग बॉलर भी बन गए। और शाहीन शाह आफरीदी 673 पॉइंट के साथ जो अभी रैंकिंग अभी आई है ICC की, उसमें नंबर 1 पोजीशन पर है। और दूसरी तरफ अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर जोश हैं जो 663 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे। मोहम्मद सिराज जिनके लिए बड़ा ये था कि वो इस वक्त टॉप रैंकिंग में ICC में पहले नंबर पे थे, वो अब तीसरी पोजीशन पे चले गए 656 पॉइंट के साथ। साथ साथ अगर बैटिंग की बात करें तो इस बदस्तूर हम देखते हैं कि हमारे कप्तान बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन पे 818, लेकिन पॉइंट्स उनकी थोड़ी सी कम होती दिखाई दे रही है। आप समझ रहे हैं कि शमन गुल है उनके पीछे खड़े हैं, दूसरी पोजीशन पर है, सिर्फ 2 पॉइंट का फ़र्क है। आप समझ रहे हैं क्योंकि इस वक्त अगर सिचुएशन देखें तो इंडिया की इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान से ऊपर है, और यकीनन पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल नहीं खेलता और इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है तो वहाँ पर कम से कम एक मैच, और फिर अगर सेमीफाइनल खेलता है तो एक मैच प्लस फाइनल का एडवांटेज होगा। शमन गुल समझते हैं कि नंबर 1 पोजीशन जो काफ़ी अरसे से बाबर अपने पास रखे हुए थे छीनती हुई नज़र आएगी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले शादा मोइन आपने यहाँ पे इनवाइट किया। जी बिल्कुल, इस वक्त इंडिया जो है वो बड़ी फ्लॉलेस क्रिकेट खेल रही है और वो जितनी भी दूसरी टीमें हैं वो उनको अपने करीब लगने नहीं दे रही है। और जहाँ तक रैंकिंग का सवाल है, देखें आपने सुना होगा रवि शास्त्री ने एक बड़ा भोंडा सा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कि शाहीन शाह अफरीदी इज़ नॉट वसीम अकरम, और आप लोग शाहीन शाह को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेट करते हैं और शाहीन शाह अफरीदी जो है कोई इतना स्किलफुल बॉलर नहीं है और कोई इतना डेंजरस बॉलर नहीं है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने उस स्टेटमेंट को बड़ा पॉजिटिव लिया और वो मुतवातिर जो है वो विकेट लेते हुए आ रहे हैं। आप शाहीन शाह अफरीदी का एक बड़ा स्ट्रेंज सा स्टेटमेंट वो उनका स्टेट्स भी है कि वो पिछले तकरीबन 23 मैचों से या 21 मैचों से वो मुस्तकिल जो है विकेट लेते हुए आ रहे हैं। कोई एक ऐसा मैच नहीं जहाँ पे वो विकेट लेस रहे हों, तो ये बड़ा उनकी अचीवमेंट है और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया। रवि शास्त्री को उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप कॉल दी, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए 4 विकेटें भी ली, कल भी उन्होंने 3 विकेटें ली, बड़े इकोनॉमिकल बॉलर रहे पाकिस्तान की तरफ से। और कल पाकिस्तानी बॉलर को बहुत हेल्प भी मिला। कल पाकिस्तानी बॉलर वाकई अपनी जो है फुल जो उनकी स्विंग है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए मशहूर हैं, उन्होंने रिवर्स स्विंग करके दिखाया। और रिवर्स स्विंग जब हो रहा हो तो फिर आपको विकेट टू विकेट बॉल करना होता है। हमने देखा साउथ अफ्रीका के मैच में पाकिस्तान को रिवर्स स्विंग मिल रहा था लेकिन पाकिस्तान विकेट टू विकेट बॉल नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो स्कोर बिल्कुल नैरो जाके पाकिस्तान वो मैच जो है वो मिस कर गया। लेकिन कल के मैच में मैं एक बात करता चलूं कि
मुझे लगता है कप्तानी में थोड़ा सा अभी भी फ्लॉ बाकी है। बाबर आजम वो कप्तानी नहीं कर रहे। जब आपने देखा था कि शकीबुल हसन जो है जब वो आउट हुए हैं, उनको हारिस रऊफ ने एक शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर उनको आउट किया, उसके बाद आपको अपने स्पिनर्स को लगाने की जरूरत नहीं थी। हम अभी तक जो है इस समझने से मैं कासिर हूं कि वाई वी आर नॉट गोइंग फॉर किल। जितनी भी बड़ी टीमें हैं वो दे गोइंग फॉर किल, कि जब देखते हैं कि 4 या 5 या 6 आउट हो गए तो फिर वो ये नहीं सोचते कि हमें अपने पूरे 50 ओवर बॉलिंग करनी है या 50 ओवर बैटिंग करनी है। तो जब आप देख रहे थे कि 40 ओवर से पहले शकीब आउट हो गए थे और आपके फास्ट बॉलर्स के 8 ओवर बाकी थे, उस वक्त भी बाबर आजम ने एक एंड से बॉलिंग करवाई इफ्तिखार से और दूसरे एंड से उन्होंने बॉल कराया उसामा मीर से। तो आप ये देखें कि जब जहां पे जरूरत नहीं है, अभी मैं बात करता हूं कि मैच अवेयरनेस नहीं है, बाबर को डिसीजन कब लेना है, जब बॉल रिवर्स हो रहा है तो आप और उनके टेल एंडर्स खेल रहे हैं। और देखें फिर वही हुआ जब 2 ओवर में उसके 3 चौके लगे इफ्तिखार के, फिर आप उनको दोबारा लेके जब उनके ओवर पूरे कोटा के ओवर पूरा करवाए और उसके बाद उन्होंने उनको बॉल दिया वसीम को, वसीम ने 1-2 ओवर में पूरी टीम को बंडल आउट कर दिया। तो ये देखें, ये फैसले आपने बहुत सोच समझ के करने होते हैं कि बॉल इस वक्त मैच सिचुएशन क्या है। क्या बॉल ग्रिप कर रहा है तो फिर आप स्पिनर को बॉल दें, अगर बॉल रिवर्स कर रहा है तो फिर अपने फास्ट बॉलर को दें। ये ना सोचें कि हमारे बाद के ओवर कौन करेगा। जब आपको लग रहा है कि आप मैच को अर्ली 45 ओवर में 40 ओवर में फिनिश कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। एक तो चीज ये, दूसरा आपने बात करी बाबर आजम की जो रैंकिंग जो है वो बड़ा उनकी अब बड़ा क्लोज आ गए हैं और बाबर आजम की एक स्ट्रीक चल रही है पिछले 2 साल से कि वो नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं और शुभमन गिल उनके करीब आ रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज नोट करें, शुभमन गिल का भी बड़ा क्वाइट वर्ल्ड कप जा रहा है जैसे बाबर आजम का क्वाइट वर्ल्ड कप गया है। बाबर आजम के रेटिंग पॉइंट 857 थे जब वो वर्ल्ड कप कैंपेन पाकिस्तान की स्टार्ट हुई थी। 857 से उनकी अभी तक सिर्फ 6 मैचों में 250, 7 मैचों में 250 आई है बाबर आजम की। इसी तरीके से शुभमन गिल ने भी कोई परफॉर्म नहीं किया और वो भी ग्रेजुअली उनके पॉइंट्स, रेटिंग पॉइंट्स कम होते जा रहे हैं। शुभमन गिल इस वक्त आई बिलीव 816 पॉइंट पर हैं और बाबर आजम 818 पॉइंट पे। और यू नेवर नो कि अगर इंडिया आगे प्रोसीड करता है तो मैचेस से उनको ज्यादा मिलेंगे शुभमन गिल को, और शुभमन गिल के पास चांस भी होगा कि वो अच्छा परफॉर्म करके बाबर आजम से पहली पोजीशन छीन लें। लेकिन अभी स्टिल बाबर आजम के पास 2 चांस बाकी हैं और वो अपनी बैटिंग पे फोकस करें और डर के ना खेलें। अजय, कल आप भी एक चीज और नोटिस करें, जब पाकिस्तान को अपना रन रेट बेहतर करना था तो जब एक विकेट गिर गई और पाकिस्तान बहुत अच्छे रन रेट से खेल रहा था, जब अब्दुल्ला शफीक और फखर बैटिंग कर रहे थे और फिर जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं तो फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते और आप इफ्तिखार को जो है वन डाउन भेजते आप, क्योंकि देखिए हमें पता है कि बाबर आजम ऐसे प्लेयर नहीं है कि वो जाएं और जाती मारना शुरू कर दें। बाबर आजम जो है वो सिंगल डबल करते हैं। कल भी उन्होंने ये किया, 16 बॉलों पे उन्होंने 9 रन बनाए, अपनी विकेट थ्रो करी। वो उनके मिजाज में नहीं है कि वो आगे निकल के मारें और आउट हो जाए, छक्का मार दें। अब ये देखें कि बाबर आजम अभी पिछले 8-10 मैचों में 6ठी बार ऑफ स्पिनर पर आउट हुए। एक नॉर्मल ऑफ स्पिनर, और ये उस तरह के ऑफ स्पिनर भी नहीं बॉलिंग कर रहे जैसे सकलैन हुआ करते थे या जैसे सईद अजमल हुआ करते थे या जैसे रविचंद्रन अश्विन है जिनका दूसरा हो रहा है। ये तो सिंपल एक कन्वेंशनल से ऑफ स्पिनर बॉलर जिनका बॉल अंदर आना है। आप जब उस नॉर्मल सी ऑफ स्पिन बॉलिंग को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब कि आपकी बैटिंग में कुछ ना कुछ सीरियस फ्लॉ है। बाबर आजम का एक मसला ये भी है जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे कि वो स्विप पे बहुत हल्के हैं। बाबर आजम का फेवरेट शॉट स्विप नहीं है, वो स्विप नहीं मार पाते जिसकी वजह से उनको वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते और फिर रैश होके जो है वो या तो शॉट में विकेट पे आउट हो जाते हैं या फिर लॉन्ग ऑन पे आउट हो जाते हैं। तो इसलिए बाबर आजम को मुझे नहीं लगता इतना जो हमारा कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, क्या जब हम यहां बैठ के इतना सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो कोचिंग स्टाफ क्या कोचिंग स्टाफ की भी जरूरत है, उन्हें भी यकीनन बाबर आजम को बहुत कुछ बताने की जरूरत है। रियाज साहब, बहुत कुछ बताने की जरूरत है, लेकिन जनूबी अफ्रीका को लगता है बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड कप में बड़े रिकॉर्ड्स कायम करते जा रहे हैं। जिस तरह अभी देख लें तो आज उन्होंने एक रिकॉर्ड मजीद कायम कर दिया, वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाली टीम, और आज फिर 15 छक्के इस मैच में लगे हैं। क्या कहेंगे जनूबी अफ्रीका के हवाले से कि जिस तरह उनकी बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, आपको लगता है बहुत से रिकॉर्ड्स टूटते जाएंगे मजीद? देखिए, ये जो टीमें हैं, जैसे आपने खुद जनूबी अफ्रीका का नाम लिया, उनके प्लेयर्स का नाम लिया, फिर इसी तरह न्यूजीलैंड ले लें और इंडिया ने जिस तरह से एक इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, तो इन्होंने जो है ना जदीद दौर की क्रिकेट के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी की है। हमने तो सारी चीज़ें कैजुअल अंदाज से मतलब तैयारी की और उसका नतीजा भी कैजुअल आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जनूबी अफ्रीका के बैटर्स ने इससे कबल भी आपने देखा कि मतलब 400 रन क्रॉस किए और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब एक उन्होंने परफॉर्मेंस दी। एक्चुअली ये चीज़ होती है कि आपने इस चीज़ को अब तस्लीम कर लिया है कि मॉडर्न एरा में हमने स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है
उनकी अप्रोच जो है प्रोफेशनल है, फिज़िकल फिटनेस का लेवल जो है उनका वो शानदार है। और जब देखें आपका मतलब फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी होती है तो आपका स्टेमिना अच्छा होता है, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को एक ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में होते हैं। अगर आप बॉलर हैं तो बॉलर की हैसियत से आप ज़्यादा अच्छा तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आप बैटर हैं तो उसके लिए करेंगे। लेकिन यहाँ पर उसके साथ साथ इंटेलिजेंट होना भी बड़ा ज़रूरी है। देखें ग्राउंड पे खड़ा रहना काफ़ी नहीं है, हमारे भी प्लेयर्स ग्राउंड पे खड़े होते हैं, लेकिन शायद हमारे प्लेयर्स जो हैं, जो ये साइंटिफिक दौर है, मतलब वो कतई तौर पे उनकी नज़र जो है बोर्ड पे नहीं होती, वो वेरिएशन को सही तरह से जज नहीं कर पाते कि जो मतलब जिस तरह से खेल चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपको जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इसमें हमारे प्लेयर्स जो हैं बहुत कमज़ोर हैं, और इसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी जो होती है वो टीम के कप्तान पे भी होती है, कि इसलिए कि एक टीम का कप्तान जो है पूरी टीम को और जो सिचुएशन होती है उसको लीड कर रहा होता है। लेकिन एक तो जाहिर है कि हमारे बाबर आजम जो हैं, नो डाउट वो दुनिया क्रिकेट के मायनाज बैटर हैं। जैसा कि अभी बात हो रही थी, मोहम्मद अली कह रहे थे, आप कह रहे थे कि वो जो है उनकी बैटिंग गो के मतलब ये कि वो उन्होंने आईसीसी के बड़े बड़े अवार्ड जीते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जो है उनकी परफॉर्मेंस पे भी मतलब ये कि असर पड़ रहा है। टीम की जो ऑन द होल परफॉर्मेंस है, उनकी रैंकिंग के जो नंबर्स हैं वो भी थोड़े से कम हुए हैं, पॉइंट्स उनके कम हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों उनकी कप्तानी जो है वो असरअंदाज हो रही है उनकी बैटिंग पे, और बैटिंग असरअंदाज हो रही है उनकी कप्तानी पे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जनूबी अफ्रीका जैसी टीम है, या न्यूजीलैंड जैसी टीम है, या इंडिया की टीम ले लें, और साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल कर लें। देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम जब आई थी इस टूर्नामेंट में, तो जो उन्होंने मैचेस खेले थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे ऐसा लगता था कि ये जो है इंग्लैंड की तरह की परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन हुआ ये कि जब पाकिस्तान से उनका मैच हुआ तो पाकिस्तान ने मतलब उनके बैटर्स को भी और बॉलर्स को भी रच के उन्होंने जो है प्रैक्टिस कराई, और आपने देखा कि हमारे ही बॉलर्स के अगेंस्ट उनके बैटर्स ने मतलब शानदार छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए। और डेविड वार्नर जो मतलब ये कि अब उन्होंने मेरे ख्याल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, और शायद इसके बाद जो है वो नहीं खेलेंगे। उनके जो ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं, तो कहने का मकसद ये है कि वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, लेकिन इसके बावजूद कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, उनकी परफॉर्मेंस जो है आप देखें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और कतई तौर पे ये नहीं लगता कि वो जो है आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो ये जितनी भी टीमें जो 4-5 मैंने नाम लिए, जो आपने खुद जनूबी अफ्रीका का नाम लिया, तो उनकी मेंटल अप्रोच जो है ना वो बड़ी मतलब पॉजिटिव है, मेंटल स्ट्रेंथ मतलब उनमें है, और उनमें ये एक तो कौमी जज्बा है। हमारे खिलाड़ियों में हमें मतलब उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो बॉडी लैंग्वेज उनकी हम ग्राउंड में देखते हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनका जज्बा जो है वो नहीं है जो होना चाहिए था इससे पहले जो उन प्लेयर्स में होता था। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि हमने जो लास्ट मैच जनूबी अफ्रीका से खेला था, और कल देखें, कल जनूबी अफ्रीका की टीम तो खैर बहुत अच्छी मतलब टीम थी जिसके खिलाफ हमने खेला, लेकिन आप ये देखें कि पहले हमने अपनी चीज़ों को ख़राब किया, फिर बीच में मैनेज किया, और फिर बाद में फिर हमने ख़राब किया, और जो एक फ़तह जो बिल्कुल करीब आ गई थी वो हमारी कप्तानी के गलत मतलब रवैये की वजह से, डिसीजन की वजह से हम उस फ़तह से दूर हो गए। और अब ये कि जो आपने बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात हो रही थी कि न्यूजीलैंड सॉरी जो हमने कल मैच जीता है बांग्लादेश के खिलाफ, उससे जो है उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है। और यकीनन देखें ये कामयाबी जो है, कुछ चाहे कामयाबी हल्की टीम के खिलाफ हो या बड़ी टीम के खिलाफ हो, आप में एक एतमाद आता है। जब आप में एतमाद आता है तो आपकी सारी चीज़ें जो हैं मतलब वो पॉजिटिव सिमत की जानिब जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस मैच से हमें हमारे खिलाड़ियों में एतमाद भी आएगा, और न्यूजीलैंड की टीम अगर हार जाए, और जैसा कि अभी हम इस प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर हार जाए तो उससे हमें फायदा हो सकता है। सब 5वें नंबर पर हम इस वक्त मौजूद है पॉइंट्स टेबल पर, और अगर हम देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट 2 मैच था जहां पर हमें मैच ज़रूर जीतना चाहिए था। अफगान के ख़िलाफ़ हमें मैच लॉस किया, फिर हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ हमें एक जीती हुई बाजी हार गए। अब क्योंकि हम 5वीं पोजीशन पे, हाँ ना की सूरत हाल है कि न्यूजीलैंड अगर हारती है और हम तमाम मैचेस अपने जीतते हैं तो शायद इस बेस पे हम क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन वहाँ पर भी हमें रन रेट के मसाइल पैदा होता दिखाई देंगे। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि ऊपर नंबर में इफ्तिखार को भेजना चाहिए था। फिर हमने देखा कि काफ़ी अरसे बाद टीम में शामिल होने वाले हसन अली को मौके शुरू के मैचेस में दिए गए। फिर आपने जब वो परफॉर्म नहीं कर सके, अनफिट रहे, तो फिर आपने वसीम जूनियर को चांस दिया। वसीम जूनियर ने फिर उसके बाद
प्रूफ किया, जान मारते हुए विकेट के ऊपर नज़र आए। आप समझते हैं जो टीम के साथ ट्रैवल 1.5-2 साल से लड़का ट्रैवल कर रहा है, आप उसे बेंच पे बैठाते हैं, 9 माह के बाद जो क्रिकेट में वापसी होती है जिस प्लेयर की, उसे आप मुसलसल मौका देते हैं। अगर ये मौका वसीम जूनियर को शुरू में दे दिया जाता तो शायद बॉलिंग जो हमारी फास्ट बॉलिंग क्रैप्स कर रही थी इस टूर्नामेंट के अंदर, उससे जान आती दिखाई देगी, क्योंकि मेडल्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वसीम जूनियर। जी बिल्कुल, वसीम जूनियर ने पिछले 2 मैचेस में बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग करी है। लेकिन जब आप नए प्लेयर को चांस देंगे, मुतवातिर चांस देते हैं, तो फिर वो कुछ परफॉर्म करके भी दिखाता है। आप ये देखें, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान के पास बेंच पे 4 से 5-6 फास्ट बॉलर थे और आप उनको रोटेट कर रहे थे। उस वक्त आपके पास रुमान रईस भी थे, उसके पास आपके पास आमिर भी थे, उस वक्त आपके पास वहाब रियाज भी थे, उस वक्त आपके पास हसन अली भी थे, उस वक्त आपके पास जो है जुनैद खान भी थे, और सरफराज जो थे और मिकी अतर बहुत अच्छे तरीके से वो 2-3 अपने फास्ट बॉलर को यूज कर रहे थे। उन्होंने बड़े मैचों में भी अपने अच्छे प्लेयर को रेस्ट भी कराया। अब आप ये देखें कि मोहम्मद आमिर ने सेमीफाइनल नहीं खेला था चैंपियंस ट्रॉफी का, रुमान रईस ने खेला और उन्होंने शुरू से 2 विकेटें ऊपर से लेके दी। देखिए ये कब होता है, जब कप्तान का अपने बॉलर्स के ऊपर भरोसा होता है तो फिर वहां से आप अपनी परफॉर्मेंसेस निकल के आती हैं। जब आप एक प्लेयर को अपने साथ रखे हुए हैं और उसको आप चांस नहीं दे रहे तो फिर उसके ऊपर कॉन्फिडेंस, उसका खुद का भी कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है और फिर कप्तान का भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो ये रोटेशन पॉलिसी और आजकल के तो दौर में वर्कलोड को मैनेज करना बहुत जरूरी है। खासतौर पर फास्ट बॉलर जितने भी हैं, उनकी जितनी भी टीमें बड़ी, वो कोशिश ये करती हैं कि अपनी रोटेशन पॉलिसी जो भी 4 या 5 बॉलर वो लोग अपने साथ कैरी कर रहे हैं टीम के साथ, उनको 2 या 3 को चांस दिया, 1 को बिठा दिया, क्योंकि इस तरह से फिर वर्कलोड भी मैनेज हो जाता है और फिर वो परफॉर्मेंस भी निकल के आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हसन अली ने परफॉर्म नहीं किया। हसन अली ने शुरू के मैचेस में परफॉर्म किया और जब हसन अली अनफिट हुए तो चांस मिला है मोहम्मद वसीम को। और वैसे एक बात मैं कहता चलूं, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान में अक्सर ये हुआ है कि T20 की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ओडीआई की टीम सेलेक्ट की जाती है। अक्सर अभी जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए थे उन्होंने कभी यही था कि मोहम्मद वसीम टीम में क्यों हैं, उन सब का यही था कि मोहम्मद वसीम टीम में क्यों है, क्योंकि वो तो T20 की परफॉर्मेंस पे ओडीआई में सिलेक्ट हुए हैं और शायद आप उनको खाली सिर्फ टूर कराने के लिए लेके गए हैं और उनको चांस नहीं दे रहे। लेकिन आमिर के हवाले से क्या कहेंगे, वो भी अब तक बुझे बुझे नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। आप देख लें उनकी भी परफॉर्मेंस कोई खास नजर नहीं आ रही, लेकिन दूसरे स्पिनर्स विकेटें जरूर ले रहे हैं। देखें, उसामा मीर हो गए या शादाब हो गए या नवाज हो गए, ये तीनों स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक हमें। और देखें वजह क्या होती है, जब आपने उसामा को प्रॉपर चांस जब देने चाहिए थे, आपने उनको चांस देना चाहिए था अफगानिस्तान की सीरीज में, उनको एशिया कप में चांस देना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ 2 स्पिनर पे अपने इंसार किया जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे। फिर वही बात आई थी कि दोस्ती यारी कल्चर, क्या किया आपने बाबर आजम ने थ्रू आउट सिर्फ नवाज और शादाब से ओवर कराते गए, सारे मैच खिलाते गए उन दोनों को, जबकि गो के वो दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे थे। जब आप देख रहे थे कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ की तरफ जाना चाहिए था। इतना बड़ा टूर्नामेंट आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं और दुनिया की टीमें आप उठा के देखें कि अफगानिस्तान की टीम देखें, उनके पास 4-4, 5-5 स्पिनर बेंच पे बैठे हुए और हर कोई परफॉर्म कर रहा है। एक मीडियोकर से स्पिनर भी, अगर आप न्यूजीलैंड की टीम अभी खेल रही है, गिलेन फिलिप्स जो है उनको देखेंगे वो 7-7, 8-8 ओवर कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम में अचानक से एक स्पिनर इजाद हो गया, इफ्तिखार से पहले बॉलिंग नहीं हो रही थी और इफ्तिखार अब 8-10 की ओवर गेन कर रहे हैं और अच्छी बॉल कर रहे हैं। तो बात यह है कि जब देखें सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट जो मुझे नजर आया है मोहम्मद नवाज के अंदर कि वो अपना बॉल पूरा हाथ रोटेशन से क्रॉस लेके आ रहे हैं। जब वो आप क्रॉस लेके आते हैं तो फिर आपकी स्पिन तो वहीं पे किल हो जाती है। इतनी जगह जब यहाँ पे सब लेफ्ट आर्म स्पिनर कामयाब हो रहे हैं, जहां पे सारे लेग स्पिनर कामयाब हो रहे हैं, आप एडम जंपा को देख लें, ये क्या है। अब आप उसामा मीर को भी देखेंगे, ये लोग सही जगह पे गेंद पिच कर ही नहीं रहे। उसामा हर ओवर में इतने वेवर्ड होते हैं कि 1 या 2 फुल टॉसेस जरूर करते हैं, या वो 1-2 इतनी हॉफ वाली मुंह पे कर देते हैं कि उनको ऑन स्लॉट के ऊपर छक्का पड़ जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दीगर टीमों के मुकाबले में हमारे बॉलर्स बहुत ज्यादा वाइड बॉल भी करते दिखाई दिए इस टूर्नामेंट के अंदर। जी बिल्कुल, अब देखें वही बात है कि पाकिस्तान की बॉलिंग फॉर्म क्लिक नहीं कर रही थी और हम ये एविडेंट है, हम ये चीज देखते हुए आए हैं अपनी हिस्ट्री में। हमारी बड़ी रिच हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान ने जब भी मैचेस जीते हैं अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हैं, और जब कभी पाकिस्तान की बॉलिंग ऑफ कलर हो जाए और खुसूसन इस सिचुएशन के अंदर जहां पर फास्ट बॉलर्स को इतनी हेल्प नहीं मिल रही और ऐसी विकेटें हैं कि फास्ट बॉलर को बचना बड़ा मुश्किल है, जहां पे मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है, 400-400 रन अगली टीमें स्कोर कर रही हैं, तो वहां पर आपके फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं, हारिस रऊफ पिछले 3 मैचों में अपने पहले ओवर में क्या स्कोर दे रहे हैं। उन्होंने एक मैच में जब स्कोर किया उनको 24 रन पड़े,
एक मैच में उन्होंने बॉलिंग करी, उनको 16 रन पड़े। तो वो तो टारगेट कर रहे हैं कि हारिस रऊफ जो है वो बहुत स्पीड के साथ आ रहे हैं और उनको कट या पुल मार के और या उनको सामने आगे गेंद करके उनको स्कोर कर लें। कल क्या हुआ है बांग्लादेश के मैच में कि बांग्लादेश खुद बड़ी जो है क्वाइट थी, उनका टूर्नामेंट बहुत खराब गया है। इस वक्त अगर मैं कहूं कि पूरी वर्ल्ड कप में जो सबसे कमजोर टीम है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने बिल्कुल अपना अंडर परफॉर्म किया है। उनसे अच्छी टीमें जो है वो हॉलैंड रह गई, उनसे अच्छी टीम जो है अफगानिस्तान रह गई, और अफगानिस्तान तो एक थ्रेट हो गई है। अफगानिस्तान ने देखें, अफगानिस्तान 2 बड़ी टीमों को मार के यहां तक पहुंची है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। अफगानिस्तान को भी सेमीफाइनल से आप बाहर नहीं कर सकते, अफगानिस्तान अगर उसने अपने मैचेस जीत लिए तो फाइनल 4 के लिए बिल्कुल अफगानिस्तान कंटेंडर है। अफगानिस्तान इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अफगानिस्तान 2 बड़ी टीमों को हरा के आ रहा है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। तो इस तरीके से आप अफगानिस्तान को आउट ऑफ इक्वेशन नहीं कर सकते। अब आप ये देखें, हमारे लिए एक प्रोबेबिलिटी नजर आई है कल के मैच के बाद कि पाकिस्तान अपने 2 मैच जीते। और जो आप बात कह रहे थे न्यूजीलैंड के लिए क्या चांस है, न्यूजीलैंड अगर अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड तीनों मैच हारता है, अगर आज का मैच हारता है और अगले 2 मैच अपने न्यूजीलैंड अगर अपने हार जाता है, तो न्यूजीलैंड के पॉइंट खत्म होंगे। न्यूजीलैंड एंड करेगा अपनी कैंपेन 8 पॉइंट के ऊपर, और अगर पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीतता है तो पाकिस्तान अपनी कैंपेन एंड करेगा 10 पॉइंट के ऊपर। तो इसके बाद अगर तो फिर तो नेट रन रेट का मसला हमें रहेगा ही नहीं। अगर तो न्यूजीलैंड अपने 3 में से 2 मैच जीतता है, उस वक्त फिर नेट रन रेट की सिचुएशन जो है वो कम इनटू इक्वेशन कि उस वक्त देखा जाएगा कि पाकिस्तान ने अगर 10 पे फिनिश किया है और न्यूजीलैंड ने भी 10 पे फिनिश किया है, तो दोनों का नेट रन रेट कैसा है। बिल्कुल, रन रेट कैसा है। रियाज साहब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि रन रेट के मसाइल पे भी बात हो रही है। जहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बात हो रही है, वहां पर पाकिस्तान को मैचेज, न्यूजीलैंड पे तो हम ये बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड तीनों मैचेस हार जाएगा ही, लेकिन पाकिस्तान को भी अपने दोनों मैचेस अब जीतना ज़रूरी है। आप समझते हैं कि क्योंकि 2 मैचेस बड़े टफ है पाकिस्तान के, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम जिस किस्म की उठती हुई अब नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी बकिया 2 मैचेस में? देखें, पाकिस्तान की अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ बाज़ वक़्त बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और बाज़ वक़्त छोटी टीमों के ख़िलाफ़ आपकी टीम जो है वो ख़ज़ा रसीदा पत्ती की तरह बिखरती भी रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक कॉन्फिडेंस मतलब बहाल हुआ है, गो कि बांग्लादेश की टीम इतनी अच्छी नहीं थी और बांग्लादेश की टीम की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा ख़राब रही है। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश में ख़ुद उनके बोर्ड और खिलाड़ियों में भी मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सके जो उन्हें करना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह से बांग्लादेश से जीती है और अब जिस मतलब एक स्टेज पे आ गई है, तो अब तो पाकिस्तान की टीम के लिए लाजिम मलजूम हो गया है कि उसने दोनों मैचेस जीतने हैं, जितनी भी मतलब अच्छी टीम हो। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए ज़रूरी, अगर अपनी सारी तमन्नाएं यकजा की, अपना सारी चीज़ें फोकस की, मेंटली हम जो है बहुत ज़्यादा मजबूत रहे, आसाब पे हमने अपने काबू पाया, और खेल की जो सिचुएशन है, वेरिएशन, उसको देख कर अगर हमने फैसले लिए तो कोई भी टीम हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या कोई और इससे अच्छी टीम, हम उसके खिलाफ जीत सकते हैं। और अब जीतना जो है बड़ा ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल, जीतना ज़रूरी हो गया है। रियाज साहब कह रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ भी और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमें कामयाबी हासिल करना बहुत ज़रूरी है इस टूर्नामेंट में, और फिर हमें हो सकता है कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे रियाजुद्दीन साहब से, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को अपने दोनों मैचेस में जीतना बहुत ज़रूरी है, फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता हुआ नजर आएगा इस टूर्नामेंट के। और इस वक्त जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच जारी है, और इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है नईमुल हक साहब ने, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, वो हमारे साथ अमेरिका से मौजूद है। नईमुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? ओवरऑल कल हमने तो मैच जीत लिया बांग्लादेश के खिलाफ है, ऐसा लगता है आपको कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, अपने दोनों मैचेस इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल कर जाएगा? क्योंकि अगर हम देखें तो तसलसल पाकिस्तानी टीम में आता दिखाई दे रहा है जनूबी अफ्रीका के मैच के बाद से। जी भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। एक वो कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का काफ़ी देर के बाद थोड़ा सा रिदम आया, तो लेट्स सी होप। और हमें तो वही इफ एंड बट्स वाली बात है कि न्यूजीलैंड तीनों मैच हारे, हम तीनों मैच जीते, तो हम तो इसी मतलब दुआओं पे चल रहे हैं। बाकी लास्ट मैच में हमारी टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई
बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बैटर्स ने सारे जो भी थे उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। तो उम्मीद तो है, एक उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद पे ये है कि हमें रन रेट बहुत अपना उसको मेंटेन करना होगा, क्योंकि कल अगर हम ये 29 ओवर्स में कर लेते तो हम प्लस में आ जाते, लेकिन हमने वो कल 29 में नहीं किया, कि हमने 31 में, लेकिन चलो स्टिल थोड़ा सा बेहतर हुआ है। हम ये बिल्कुल कैलकुलेशन जो आप बात कर रहे हैं 29 आवर्स की, यकीनन है कप्तान को भी पता होगी, मैनेजमेंट को भी पता होगी। तो जिस तरह अभी हमारे शो पे बैठे हैं मोहम्मद अली साहब, वो जिक्र कर रहे थे कि बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन पर नहीं आना था, वो इफ्तिखार से रिस्क ले सकते थे, लेकिन कल उन्होंने नहीं किया, खुद आके रूटीन करने लगे। आप समझते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा हमें ऊपर नीचे नंबरों के बैटर्स को, इफ्तिखार को ऊपर वन डाउन पोजीशन पर भेजते तो शायद बेहतर होता? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वजह है। उस वक्त अगर या तो रिजवान आ जाता या इफ्तिखार आ जाता, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है इस वक्त, लेकिन वो थोड़ा टाइम दिया, तो उसको उस वक्त या तो इफ्तिखार को भेज देना चाहिए था या रिजवान को भेज देना चाहिए था। मैटर ऑफ फैक्ट सलमान अली आगा है, वो भी अच्छा खेलता है, उसको मतलब किसी को ऐसा चांस लेके भेज देना कि वो अपना आउट होने की फिक्र नहीं करता और रन रेट पे जाता। तो ये हमारी टीम मैनेजमेंट वहाँ बैठी है, पता नहीं वो क्या कर रही है। तो उनको सबको सोचना चाहिए ना कि हमें किस तरह कैलकुलेट करना है, कहाँ पे हमें। आपने सोचने की बात की है, यहाँ तो हमारे जो चीफ सेलेक्टर है इंजमामुल हक साहब, वो नहीं सोचे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो सोचने की बात तो बहुत दूर की बात है हमारी टीम के साथ, ऐसा लगता है भाई। इंजमाम और ये रिजवान और ये लोग सब, अब जो बातें आ रही है पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है सच कौन है, इसमें सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, तो वो तो अभी पता चल जाएगा। वो जो बैठेगी कमेटी बैठी है, तो आई होप के इंजमाम और ये लोग सब बेकसूर हों, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। अब दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि सारी चीज़ें आप 2 मिनट में जाके उसको देख सकते हो, गूगल पे जाओ, हर चीज़ सामने आ जाती है। तो उनका तो उन्होंने पूरे पेपर। नईम साहब हमारे साथ है, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब भी मौजूद हैं स्टूडियो में, वो सवाल करना चाह रहे हैं आपसे कुछ। मुनीर भाई सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, काइंडली नईम साहब ये बताइए, आपने तो ज़ाहिर है माशाल्लाह बड़ी क्रिकेट खेली है, और अमेरिका में भी पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिकेट में अब काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आते हैं। हम वर्ल्ड कप की तो बात कर रहे हैं जो इस वक्त इंडिया में हो रहा है, और सारी सिचुएशन हम सब के सामने है, लेकिन काइंडली ये बताइएगा 2024 में जो वर्ल्ड कप अमेरिका में होने वाला है उसकी क्या सूरत हाल है? कितने हमारे पाकिस्तानी जो हैं पुरजोश हैं, और ख़ुद अमेरिका में उसकी किस तरह से तैयारी हो रही है, किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? इसलिए कि जो वर्ल्ड कप होगा वहाँ होगा, अगर आज पाकिस्तान की टीम यहाँ जिस तरह की परफॉर्मेंस पेश कर रही है तो उनके लिए चांस होगा कि वहाँ पे मतलब अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें वहाँ के एनवायरनमेंट में, वहाँ की कंडीशंस में। तो इस सिलसिले में बताइएगा कितने पुरजोश हैं आप लोग, और क्या क्या किस सिमत में मतलब तैयारी जा रही है 2024 के वर्ल्ड कप की, जो कि अमेरिका में होगा और वेस्ट इंडीज़ में भी होगा, दोनों जगह? जी, ज़्यादातर तो मैच उसके वेस्ट इंडीज़ में होंगे भाई, लेकिन यहाँ भी उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी है। एक डैलस में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम बनाया, एक हमारे फोर्ट लॉडरडेल में है, मैं मुझसे करीब है, मैं फ्लोरिडा में रहता हूँ। तो एक तो पाकिस्तानी अवाम, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, ये लोग बड़े मतलब पुरजोश हैं, और हमें उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जब वर्ल्ड कप होगा तो बहुत बड़ा क्राउड आएगा और पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट करेगा। नईम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमेरिका से हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ था नईमुल हक साहब ने, जो बाकायदा तौर पर हमें पाकिस्तान टीम के हवाले से बात कर रहे थे। अली साहब की तरफ आते हैं। अली साहब जिस तरह ये भी कह रहे हैं और रियाज साहब भी कह रहे हैं, क्योंकि अभी अमेरिका से एक कॉल थी, तो क्योंकि वर्ल्ड कप है T20 का अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, आप समझते हैं कि जिस किस्म की क्रिकेट अमेरिका में हो रही है, और हम देखते हैं कि बहुत से क्रिकेटर पाकिस्तानी जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा शिफ्ट भी हो रहे हैं, वहाँ की क्रिकेट खेलने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं लीग्स को, तो क्रिकेट दूर होती जा रही है पाकिस्तान से। देखें, अगर पाकिस्तान में मौके नहीं मिलेंगे डिज़र्विंग क्रिकेटर्स को, तो उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? देखें, आप इंडिया से लोग क्यों नहीं जाते बाहर? उसकी वजह है ना, इंडिया अपनी क्रिकेट पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है कि वहाँ से दूसरे लोग यहाँ पे आके खेलना पसंद करते हैं। उनके पास A, B, C, D टीमें तैयार हैं। वो IPL उनका आप देखें कितना बड़ा ब्रांड बन गया है। उसके अलावा उन्होंने क्रिकेट पे इतना इन्वेस्ट किया कि आज उनके हर शहर में 1 या 2 क्रिकेट ग्राउंड हैं। तो वो लोग क्रिकेट को इतना फोकस कर रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान पर अगर आप देखें तो जो
50 साल पहले जो ग्राउंड थे उसमें से भी शायद 2 ग्राउंड कम हो गए होंगे। अभी आपके कितने टेस्ट सेंटर्स हैं जो इंटरनेशनल के लेवल क्रिकेट ग्राउंड है आपके पास, चाहे आप कजाफी स्टेडियम देख लें, नेशनल स्टेडियम देख लें, या मुल्तान का देख लें, या पिशावर का देख लें, जहां पर भी कंप्लीट आपको मैचेस होते हुए नजर नहीं आ रहे होते। तो जब तक ग्राउंड्स नहीं होंगे, यहां पे फैसिलिटीज नहीं होंगी, डिपार्टमेंटल क्रिकेट आपने पहले बंद कर दी थी इमरान खान साहब के दौर में, फिर वो दोबारा रिवाइव हुई है। तो जब ये क्रिकेट एवेन्यूज के खिलाड़ियों को नहीं मिलेंगे तो खिलाड़ियों अपने ब्रेड एंड बटर के लिए क्या करेंगे? ला महला फिर हम देखते हैं कि वो बेचारे कोई जो है वो जा रहा है यूएसए जा रहे हैं, और अभी हमने देखा कि जैसे इमरान ताहिर थे वो साउथ अफ्रीका की टीम में जाके खेलना शुरू हो गए। पाकिस्तानी प्लेयर कई जगह जिनको मौके यहां नहीं मिले वो कहीं और जाके उन्होंने परफॉर्म किया। आसिफ बड़ा अच्छा प्लेयर पाकिस्तान का निकला था, वो अब जाके अमेरिका में। समी असलम को यहां पर कंटिन्यूस चांस नहीं मिले, वो दिल बर्दाश्ता होकर वो बाहर चले गए। इसी तरीके से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको डोमेस्टिक सर्किट की परफॉर्मेंस के बावजूद चांस नहीं मिले, तो वो क्या करेंगे? ला महला फिर वो अमेरिका की तरफ देखते हैं जहां पर कुछ चांस है, या बहुत सारे लोग हमने देखा कि यूएई में क्रिकेट में आप देखें पाकिस्तानी बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं। इसी तरीके से हॉलैंड में 1-2 प्लेयर हमने देखे पाकिस्तानी हैं, इसे स्कॉटलैंड के, और इंग्लैंड भी बड़ा जो है वहां पर वो देखता है कि अगर उनको स्पिनर्स की जरूरत है तो वो एशियन प्लेयर्स को वो लेके जाता है। मोइन अली अच्छे स्पिनर वहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब ये देखें जब जिनको यहाँ चांस नहीं मिलेगा तो फिर वो किसी और मुल्क की तरफ देखते हैं। चले वापस हम मैच पे आ जाते हैं आज वाले। अली साहब 46 रन है 9 ओवर्स में और 2 विकेटें गिर चुकी हैं न्यूजीलैंड की। और सबसे इंपॉर्टेंट मैच की बात अगर आज की करें तो केन विलियमसन आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। कोई फर्क नजर आ रहा है? क्योंकि अगर शिकस्त हो गई तो पॉइंट टेबल पे मजीद नीचे चले जाएगी न्यूजीलैंड की टीम। जी बिल्कुल, देखें केन विलियमसन एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, और जब वो होते हैं तो टीम को बड़ा जल करके रख लेते हैं। क्योंकि वो कोई इतना एक्सप्लोसिव प्लेयर नहीं है, लेकिन उनकी कप्तानी और उनका जो मैच अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि उनकी बेल्ट पे कई बार जो है वो न्यूजीलैंड फाइनल तक पहुंचा या सेमीफाइनल तक पहुंचा, लेकिन वो जो लाइन है वो बेचारे वो क्रॉस नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसा हो जाता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी जो है वो आगे वो क्रॉस नहीं कर पाती लाइन। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो है ऐसा ये इट्स नॉट गोना इजी फॉर साउथ अफ्रीका फॉर न्यूजीलैंड के वो इसको स्कोर कर ले, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर है 358 रन। किसी भी तरह की क्रिकेट में किसी भी किस्म के ग्राउंड में देखें स्कोर बोर्ड का बहुत बड़ा प्रेशर होता है, फिर विकेटें गिर जाना। और फिर विकेटें इनिशियली आपकी 2 विकेटें जो उनका टारगेट था साउथ अफ्रीका का वो उनको पूरा हो गया कि उन्होंने 10 ओवर के अंदर 2 विकेटें ले ली हैं, और उन्होंने स्कोर को भी काफी क्वाइट रखा हुआ है। तो इट्स नॉट गोना इजी फॉर न्यूजीलैंड के वो आज का मैच नहीं होगा। और दूसरी बात मैं कहता हूं, देखें पाकिस्तान के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये मैच। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहेगा और सब आवाम दुआ कर रही है कि न्यूजीलैंड जो ये मैच हार जाए, न्यूजीलैंड ये मैच जो है वो हार जाए, और पाकिस्तान का एक और जो है वो हर्डल, पाकिस्तान की ऑब्स्टेकल जो है वो दूर हो जाए टुवर्ड्स सेमीफाइनल। और ये इन दोनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। देखें अगर आज साउथ अफ्रीका मैच जीती है तो वो अपनी प्लेस सीमेंट करेगी टॉप 4 के अंदर, टॉप 4 पे। जी बिल्कुल, उनको जो है वो नंबर 1 पे अभी एक मैच हार चुके हैं, लेकिन जो इंडिया है वो अभी तक फ्लॉलेस खेल रहा है। इंडिया अभी तक नाकाबिले शिकस्त है और ये 7वां मैच खेल रहे हैं। तो अभी तो ये कहा जाएगा कि ये अपनी प्लेस सीमेंट करेंगे, और अगर न्यूजीलैंड आज का मैच जीतती है तो वो अपनी प्लेस जो है अपनी मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड को भी अपने लास्ट 3 में से 2 मैच जीतना जरूरी है टॉप 4 के अंदर आने के लिए। और पाकिस्तान की कोशिश ये होगी, पाकिस्तान की टीम दुआ कर रही है और पूरा पाकिस्तान ये दुआ कर रहा है यहाँ बैठ के कि न्यूजीलैंड जो अपने तीनों मैच जो है वो शिकस्त से 2-4 हो जाए, ताकि पाकिस्तान के लिए बहुत इजी हो जाए। रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब, पिछले दिन हमने देखा कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जहां पर वो सिलेक्शन कमेटी के बरते, जहां पर उन्होंने सीनियर टीम के साथ साथ दिया, वहाँ जूनियर टीम के साथ भी दे दिया। आप समझ लें इस मौके पर जब एक तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं जा रही थी, फिर हमने देखा कि इस मौके पर ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पेश आई जहाँ पर, और फिर बहुत से इल्ज़ामात, अब इल्ज़ामात की तरदीद उस वक्त होगी जब, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकाती कमेटी बना दी है 5 रुकनी, तो आप समझते हैं कि इस पे तहकीकात होने के बाद, क्योंकि हमने देखा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह रिलीज़ भी जारी की कि अगर इंजमामुल हक बरी रहे तो दोबारा चीफ सेलेक्टर के ओहदे पे वो आ सकते हैं। देखिए, इंजमामुल हक बहैसियत खिलाड़ी उनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो देखें वो बाकायदा इंजमामुल हक जो हैं वो एक प्लेयर्स एजेंट कंपनी है, उसके बाकायदा शेयर होल्डर हैं, और ज़ाहिर रहमत अल्लाह रहमानी जो हैं वो उनको मतलब ये कि लीड करते हैं, और उसमें जो है रिजवान हैं, इंजमामुल हक हैं, और इनका मतलब 25% उसमें शेयर है। तो मैं ये समझता हूँ, आपको याद होगा कि जिस वक्त मतलब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डायरेक्टर मतलब ऑपरेशन नहीं क्रिकेट उस्मान वाहिला,
उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो प्लेयर्स का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसका मतलब ये कि ज़का अशरफ के साथ बातचीत करके वो मतलब बीच में कोऑर्डिनेटर थे और उनको ही ये सारा करना था। तो लेकिन वो जो थे प्लेयर्स के साथ जो मामला थे उसको नहीं सुलझा सके, जिसके बाद इंज़मामुल हक़ ने वो सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली और उन्होंने कहा मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और ज़का अशरफ को, मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह हैं पीसीबी के, उनको कहा कि जी मैं 2-3 दिन में ये मसला जो है प्लेयर के साथ मैं हल करा दूंगा। तो उससे एक मतलब एक तासुर बढ़ता था, लेकिन उस वक्त किसी ने समझा नहीं। इसका मतलब ये है कि 6-7 प्लेयर जो होंगे इस टीम के वो जो है इनको उसमें से परसेंटेज भी मिल रही होगी। कहने का मकसद ये है कि जब ये जो थे बाबर को लेके ज़का अशरफ के घर गए, ये वर्ल्ड कप से 2-4 दिन पहले की बात है और वहाँ पे ये सारे मामला तय हुए, लेकिन ये जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला थे वो ज़बानी मतलब जमा खर्च हुए और कोई भी पेपर जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को नहीं दिया गया कि वो उसको पहले देखें पढ़ें, इसलिए कि इससे पहले जो थे वो जो फॉर्म हुआ करते थे वो 10-10 12-12 सफ़ात के थे और प्लेयर्स के पास इतना टाइम पहले भी नहीं होता था और अभी भी नहीं होता था कि वो उनसे ये कहा जाता था कि इस पे साइन कर दें। प्लेयर्स ही कहते थे कि जब तक हम इस पे साइन नहीं करेंगे उस वक्त तक, जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं उस वक्त तक साइन कैसे करेंगे। बहरहाल मतलब ये कि फाइनल ये हुआ कि जब वर्ल्ड कप से पहले ये बात तय हो गई कि भाई आपके इतना 202% और इतना इतना पैसा बढ़ गया, उसमें आपने देखा होगा ए और बी कैटेगरी में वो सारे प्लेयर्स शामिल थे जिनका कंफर्ट लेवल जो है बाबर आजम और मतलब इंज़मामुल हक़ का उन खिलाड़ियों से था, और इवन आप ये देखा कि सरफराज को डी कैटेगरी में डाल दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये मतलब इनके शेयर उसमें थे और ये उस कंपनी के साथ थे, तो जिस वक्त इनका मुआहदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहैसियत चीफ सिलेक्टर हो रहा था तो इंज़मामुल हक़ का ये फ़र्ज़ था, हमें उनकी नेक नीयती पे कोई शुबा नहीं है, लेकिन उनका ये फ़र्ज़ था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताते कि इस तरह की मतलब एक प्लेयर्स एजेंट की कंपनी है और उसके साथ मतलब मैं वाबस्ता हूँ और हमारे वो तो बाबर भी है, रिजवान भी है, दीगर शहंशाह अफरीदी भी है, लेकिन कम से कम इनको तो बताना चाहिए था कि मैं जो जब आप एक तरफ देखें ना ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप जो है मतलब एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है और दूसरी तरफ जो प्लेयर्स एजेंट कंपनी है उसमें भी आप शामिल हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ था, आपकी नेक नीयती पे कोई शुबा नहीं है, आपने जो पाकिस्तान के लिए कारनामे अंजाम दिए उसको भी हम दिल से तस्लीम करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ थी ये आपको जो है बतानी चाहिए थी, इसलिए कि देखें आपका जो मतलब लोगों की नज़र में जो आपकी इज़्ज़त है और जो मर्तबा है वो इससे डैमेज हुआ है। अच्छा फिर हुआ ये कि इन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया, रिज़ाइन किया, इन्होंने एक तीर से 2 शिकार खेले। इन्हें ये पता था कि यार ये मामला जो है मतलब प्लेयर्स एजेंट की कंपनी में शेयर का ये भी उठ गया है, दूसरे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो मतलब अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं है, एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तान टीम से उम्मीदें थी उसके बरखिलाफ़ है, और वही मतलब देखें ना उन्हें इस बात का एहसास है जो तहकीकाती कमेटी है वो सिलेक्शन पे भी अपनी तहकीक करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें ये भी है। उसी जुमले की तरफ आ रहा हूं मैं कि मतलब देखें ना यहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट भी हो गया और ये इनका जो है अपना इंटरेस्ट भी इसमें शामिल हो गया कि जब बात ये हो रही थी कि आप अहमद वसीम को या सरफराज को शामिल करें तो इसका मतलब है कि उनसे इनका कंफर्ट लेवल नहीं था और ये चाहते नहीं थे कि वो प्लेयर आएँ, तो इन्होंने अब ये मुनासिब समझा कि यार ये तो अब बात मेरे उससे रेंज से मतलब बाहर निकल गई है, तो अब इन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया और ये लोगों की हमदर्दियाँ गेन करने के लिए किया है, वरना होना ये चाहिए था कि अगर ये सही होते तो ये इस्तीफ़ा नहीं देते, जो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनी थी उसका मतलब इंतज़ार करते। और यही बात जो है हमारे साबिक जो ब्रेडमैन है टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास ने भी यही कहा है कि इंज़मामुल हक़ जैसा प्लेयर जिसकी मतलब इतनी क्रेडिबिलिटी है बहैसियत प्लेयर भी और वैसे भी, तो उनको जो था अभी रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। देखें इनके रिज़ाइन करने से मतलब इन्होंने तो एक तीर से 2 शिकार खेल लिए हैं, लेकिन इसका असर जो है प्लेयर्स पे पड़ सकता है। ज़ाहिर है जो हमारे प्लेयर्स इस वक्त वहाँ पे क्रूशल हमारी टीम की पोजीशन है वर्ल्ड कप में, और जिस कैफियत से हमारी टीम वहाँ गुजर रही है इस वक्त उनकी तो जान पे बनी हुई है कि अगर वो ये दोनों मैचेस जो बकिया निकालें तो मतलब उनके जान में जान आएगी, इसलिए कि जो पहले हमने पिछली मतलब मैचों में जो ख़राब परफॉर्मेंस दी, मुझे लगता ये है कि जो मतलब इस तरह की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो बातचीत चल रही थी, आपने देखा होगा कि इन्होंने जो है जो ICC के बाकायदा जो लोगो लगाते हैं उसको इन्होंने मतलब लगाने से मना कर दिया था। अच्छा फिर देखें आजकल के जो प्लेयर्स हैं ना
ना जो इतनी लीग्स हो रही तो एक दूसरे से उनका कांटेक्ट होता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। पहले ये होता था कि लीग होती नहीं थी, एक दूसरे से एक मालिक के प्लेयर्स को एक दूसरे से मिलने के मौके नहीं मिलते थे, तो चीज़ें नहीं पता चलती थी। अब हमारे प्लेयर्स भी इस सिलसिले में बड़े होशियार हो गए हैं और ये समझदारी होनी चाहिए। देखें, ये तो होना चाहिए। प्लेयर्स अब ये चाहते हैं कि मतलब उनको बाकायदा उनकी वेलफेयर मतलब एसोसिएशन हो, उसके साथ साथ उनको जो है मेडिकल की आसानी हो, फिर उनके बच्चों की एजुकेशन की आसानी हो, इसलिए कि कल कला को खुदा न खास्ता अगर कोई प्लेयर जो है इंजर्ड हो जाता है तो उसका तो करियर वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये मतलब उनके सारे इंटरेस्ट है और इसमें जो है मैं समझता हूँ कि इंज़मामुल हक़ को जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी है उनके ऊपर कोई ऐसे इल्ज़ामात नहीं ना लगें, लेकिन जो चीज़ें हकीकत होंगी वो सामने आएंगी, बिल्कुल हकीकत सामने आएगी। अली साहब, मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान का। अगर आज के मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त हो जाती है, फिर पाकिस्तान क्योंकि फतह के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा, मोराल न्यूजीलैंड का डाउन होगा जनूबी अफ्रीका की शिकस्त के बाद। आप समझते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा पाकिस्तान के लिए, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान? बिल्कुल, पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और जैसा कि वो उन्होंने अपने आप को इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया हुआ है कि अब उनके पास नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है कि अब उनको हर सूरत में अपने 2 मैच तो जीतने, वो छोड़ दें बाकी टीमों का रिजल्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसका प्रेशर नेसेसरी अपने ऊपर ना लें, सिर्फ अपने 2 मैचेस के ऊपर वो फोकस करें, 1 on 1 एक मैचेस को फोकस करें, अपना न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच करें, अपना बेटर परफॉर्मेंस दें। और ये देखें कि पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, हमेशा सेमीफाइनल में और पूरे टूर्नामेंट में अगर न्यूजीलैंड जीतती आती है तो पाकिस्तान से शिकस्त होती है। 92 से हम देखते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे उनको ग्रुप लीग मैच में शिकस्त दी, फिर उसके फौरन बाद उनको सेमीफाइनल में शिकस्त दी, इसी तरीके से फिर पाकिस्तान ने उनको 99 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त दी। और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड काफी एक जिंक्स में रहता है, न्यूजीलैंड थोड़ा प्रेशर में रहता है पाकिस्तान के सामने फेस करने में। और एक बात बताओ, पाकिस्तान जब जितना पाकिस्तान डाउन होता है, जितना आप पाकिस्तान को आउट ऑफ इक्वेशन करेंगे, पाकिस्तान उतना डेंजरस हो जाता है। पाकिस्तान को ये कोई पाकिस्तान सिचुएशन कोई ये नई नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान इस सिचुएशन में कई दफा अपने आप को डालता है और फिर वहां से उभर के भी आता है निकल के। और ये हम नहीं, ये दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट ये बात करते हैं कि जब पाकिस्तान निकल के नीचे से ऊपर आता है तो फिर पाकिस्तान अनस्टॉपेबल हो जाता है और पाकिस्तान फिर वो ऐसी क्रिकेट खेलता है कि समझ नहीं आता। बिल्कुल अली साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब भंवर से निकल कर आता है तो यकीनन फतह जब उसके नसीब में होती है तो फिर सामने किसी को भी नहीं देख रहा होता, फतह ही फतह नज़र आ रहा होती है और पाकिस्तान ऐसे टूर्नामेंट में जीतने में कामयाब दिखाई देता है। अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।